ड्राफ्ट रेजोल्यूशन कैपिटलाइज्ड होता है। ड्राफ्ट रेजोल्यूशन जो होता है वो कैपिटल्स में उसे हम लिखते हैं according to the rules of Harvard National Model United Nations 2019, which are the most updated rules, I guess and I assume so. और पाकिस्तानी सर्किट में मोस्टली जो है वो हार्वर्ड मन रूल्स अप्लाई होते हैं, वर्ल्ड मन रूल्स बहुत कम इंस्टीट्यूशंस अप्लाई करते हैं। सो हम ये रेजोल्यूशन भी हार्वर्ड मन रूल्स के मुताबिक बनाएंगे। कैन एनीवन टेल मी कि व्हाई अ रेजोल्यूशन is called a draft resolution in our Model United Nations Conference, और ये 1.0 क्या है, अगर आप में से कोई भी बताना चाहे। हाँ मिसबा, आप बताएं। रेजोल्यूशन, ड्राफ्ट रेजोल्यूशन तब तक कहलाती जब तक वो पास नहीं जब रेजोल्यूशन पास हो जाती तो उसे हम रेजोल्यूशन कहते हैं। और ड्राफ्ट ऐसे 1.0 का मतलब ये होता है कि देयर आर समटाइम्स देयर आर मोर देन रेजोल्यूशंस, तो वी नेम देम 1.1 और 1.2 और इस तरह करके करते हैं। ओके, थैंक यू। बिल्कुल ठीक बात है कि जब तक एक ड्राफ्ट जो है वो कमेटी में पास नहीं हो जाता, यू कैन नॉट कॉल इट अ रेजोल्यूशन, यू विल ऑलवेज कॉल इट अ ड्राफ्ट रेजोल्यूशन और डीआर। और ये जो 1.0 है, इस पे बहुत कंट्रोवर्सीज हैं, डिफरेंट चेयर्स के डिफरेंट ओपिनियंस हैं या डिफरेंट मॉडरेटर्स के डिफरेंट ओपिनियंस हैं। सम से कि 1.0 कुछ नहीं होता, जो काउंटडाउन है किसी भी रेजोल्यूशन का वो 1.1 से स्टार्ट होता है, 1.1, 1.2, 1.3 डिपेंडिंग अपॉन के एक कमेटी में कितनी रेजोल्यूशंस जो हैं वो प्रेजेंट की जा रही हैं। तो 1.0 कुछ चेयर्स कहते हैं, कुछ चेयर्स कहते हैं 1.1। लेट्स गो विद 1.1 फॉर नाउ। सबसे ऊपर तो ये आ गया, ये आप इधर भी लिख सकते हैं, ये आप सेंटर में भी लिख सकते हैं, लेकिन हार्वर्ड के जो सैंपल रेजोल्यूशन है अकॉर्डिंग टू 2019, उसमें वो इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं। उसके बाद आप लिखते हैं, ये लिखने के बाद आप लिखते हैं कि व्हाट इज द कमेटी। ओके, सो फॉर दिस वी विल go with DISEC. Sorry. Okay, we will go with DISEC. So Disarmament and International Security Committee, आपको obviously पूरा लिखना होता है, लेकिन because we are short on time तो मैंने सिर्फ DISEC लिख दिया, आपको पूरी कमेटी का नाम लिखना होता है। उसके बाद you go on to writing the topic. Let's say we take peace and security in the outer space. This is a relevant topic. ये काफी ज्यादा एमजीएन्स में आता है डाइसेक के अंदर, so we will go with this. Okay, next thing is signatories. Okay, there's a confusion about who can be the signatories of a certain DR in the MUN circuit of Pakistan. और ये बहुत डिबेटेबल टॉपिक रह चुका है एमयूएन्स के अंदर कि सिग्नेटरीज कौन होते हैं। सिग्नेटरी के अगर हम लुग़वी मानी देखें तो वो ये होते हैं कि someone who has signed a treaty या फिर someone who agrees with the treaty। लेकिन एक एमयूएन के अंदर सिग्नेटरी का हरगिज ये मतलब नहीं है कि अगर आप किसी ड्राफ्ट रेजोल्यूशन के सिग्नेटरी हैं तो you necessarily have to agree with it। नहीं, you just have to be a signatory of a certain resolution if you want to discuss that resolution in the committee। और ये कुछ certain एक काउंट होता है डेलीगेट्स का, ठीक है। जैसे कि डिफरेंट चेयर्स अपना काउंट रखते हैं। कुछ चेयर्स कहते हैं कि 2/3 ऑफ द कमेटी का सिग्नेटरी होना किसी भी रेजोल्यूशन का इज इंपॉर्टेंट टू डिस्कस दैट रेजोल्यूशन इन दैट सर्टेन कमेटी। कुछ लोग कहते हैं कि इफ द काउंट इज मोर देन 40 इन अ कमेटी तो 15 लोगों का 25 लोगों का सिट होना इंपॉर्टेंट है। से कम है डेलीगेट्स इन अ कमेटी तो 15 लोगों का सिग्नेटरी होना इज इंपॉर्टेंट in order to discuss our DR। suggest करता हूं कि it's like इसमें अगर आप किसी भी सिग्नेटरी बन रहे हैं किसी भी DR के, इनफैक्ट इट्स गुड कि आप डिस्कस करने के लिए उस
ड्राफ्ट रेजोल्यूशन को अग्री कर रहे हैं सो दैट यू कैन पॉइंट आउट सर्टेन लूप होल्स इन दैट ड्राफ्ट रेजोल्यूशन, तो सिग्नेटरी बन जाना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं नहीं हम सिग्नेटरी नहीं बन सकते ये वगैरह वगैरह। हाँ, एक प्रैक्टिकल रोल आप लाजमी ले सकते हैं। आई डोंट नो इफ this is encouraged by certain chairs or discouraged by certain chairs, लेकिन ये मैंने पर्सनली किया हुआ है और बहुत से एमयूएन्स में ये होता भी है कि आप अगर आपके पास 2 रेजोल्यूशंस है कमेटी में और दूसरे वाला जो ब्लॉक है वो ब्लॉक बहुत छोटा है, तो आप ये कर सकते हैं कि आप किसी भी शख्स को कहें कि वी आर नॉट गोइंग टू बी सिग्नेटरी ऑफ देयर, अपने ब्लॉक के हर शख्स को कहें कि वी आर नॉट गोइंग टू बी सिग्नेटरी ऑफ देयर ड्राफ्ट रेजोल्यूशन। इससे होता क्या है कि उनका ड्राफ्ट रेजोल्यूशन प्रेजेंट ही नहीं हो पाता फ्लोर के ऊपर, एंड इट्स कंसीडर्ड टू बी अ गुड डिप्लोमेटिक और टैक्टिकल मूव। लेकिन इससे मसला ये होता है कि अगर आपके ड्राफ्ट रेजोल्यूशन के अंदर बहुत ज्यादा ग्रामेटिकल या दूसरे किस्म के एरर्स निकल आए, बिकॉज अ ड्राफ्ट रेजोल्यूशन इज अ वेरी सेंसिटिव डॉक्यूमेंट ऑफ अ मॉडल यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस। अगर एक कोमा की भी गलती हो जाए तो बहुत कम चांसेस हैं कि आपकी ड्राफ्ट रेजोल्यूशन पास हो सके इन मोस्ट ऑफ द कमेटीज, और एटलीस्ट इन फ्रंट ऑफ गुड चेयर्स जो ये समझते हैं कि ड्राफ्ट रेजोल्यूशन कितना इंपॉर्टेंट है। तो उस सूरत के अंदर अगर आप दूसरी ब्लॉक की ड्राफ्ट रेजोल्यूशन को प्रेजेंट ही ना होने दें फ्लोर के ऊपर, और आपकी जो ड्राफ्ट रेजोल्यूशन है वो लेट्स से कैंसिल हो जाती है, या फिर वो मतलब उसमें बहुत ज्यादा एरर्स वगैरह आ जाते हैं और वो टेबल हो जाती है एट द मोमेंट, तो द कमेटी फेल्स बिकॉज यू डू नॉट हैव अ ड्राफ्ट रेजोल्यूशन। एंड इफ द कमेटी फेल्स तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस द बेस्ट डेलीगेट अवार्ड जो कि एक होता है सबसे अच्छा जो मिलता है सबसे अच्छे डेलीगेट को कमेटी के अंदर, वो बेस्ट डेलीगेट अवार्ड भी कैंसिल हो जाता है। एंड इट इज नॉट गुड फॉर द कमेटी टू बी फेल्ड, यू नो, इसका इंप्रेशन भी कोई अच्छा नहीं जाता कि ओ इन दिस एमयूएन सॉकम फेल्ड या ये तमाम चीजें। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो होता है वो बहुत बार कमेटी फेल हो जाती है। उसकी वजह ये होती है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो वीटो होती है, जैसे हमें पता है कि 5 मुल्कों के पास वीटो है इस वक्त दुनिया में, वो 5 ममालिक में से कोई भी मुल्क वीटो यूज करते हुए किसी भी ड्राफ्ट रेजोल्यूशन को टेबल कर देता है। वो कहता है कि दिस ड्राफ्ट रेजोल्यूशन कैन नॉट बी पास बिकॉज आई या फिर द कंट्री बीइंग द वीटो पार्ट हैज वीटोड दिस रेजोल्यूशन, तो वो पास नहीं हो पाती। वो खैर एक अलग सिनेरियो है। अच्छा, तो वी वर टॉकिंग अबाउट सिग्नेटरीज। सिग्नेटरीज लिखने का जो पैटर्न है किसी भी कमेटी में वो ये होता है कि आप अल्फाबेटिकली चलते हैं। सो लेट्स से इफ आई टॉक अबाउट दिस, क्या विजिबल है आप लोगों को? Yes, it's visible, Muneeb. मुझे उम्मीद है कि आपको ये नजर आ रहा होगा। ये एक सैंपल ड्राफ्ट रेजोल्यूशन है जो कि हार्वर्ड नेशनल मॉडल यूनाइटेड नेशंस 2019 की अपडेट। इसका पैटर्न ये होता है कि आप ना ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, एस्टोनिया, हेटी, इंडिया, इटली, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आप अगर ध्यान से देखें तो इसमें एक चीज कॉमन है। ठीक है, तो आप टेंट, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप सिग्नेटरीज लिख रहे हैं अपने ड्राफ्ट रेजोल्यूशन में, और ऑब्वियसली दिस इज इंपॉर्टेंट टू राइट दीज सिग्नेटरीज, ठीक है। तो आई होप दैट इट्स क्लियर। एक मिनट। ओके, सिग्नेटरीज के बाद अच्छा, पहले ऐसा होता था कि जो एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन होती थी उसके अंदर आप स्पॉन्सर्स भी लिखते थे। अब अगर आपका क्वेश्चन ये है कि स्पॉन्सर्स कौन होते हैं,
बेसिकली स्पॉन्सर्स वो होते हैं जो कि एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, या फिर एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन के ऑथर भी हैं वो, मतलब उन्होंने ड्राफ्ट रेजोल्यूशन लिखी है. सो इन ऑर्डर टू चेक द पोटेंशियल ऑफ द डेलीगेट्स, मतलब जब मैं 2017 2016 में ये हुआ करता था एमयूएन्स में कि चेयर कमेटी को चैलेंजिंग बनाने के लिए ये कह देते थे कि एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन के सिर्फ 2 स्पॉन्सर्स हो सकते हैं. सो डिप्लोमेटिकली तमाम जो लोग हैं एक ब्लॉक के अंदर, लेट्स से उस ब्लॉक में 25 लोग हैं, अब उन सब ने ऑब्वियसली कंट्रीब्यूट करना है, क्योंकि ड्राफ्ट रेजोल्यूशन में कंट्रीब्यूशन लिटरली हेल्प्स यू टू डिटरमिन योर अवार्ड इन द कमेटी, राइट? तो कंट्रीब्यूशन करने के चक्कर में तमाम लोग 25 लोगों में से अब 2 कोई लोग स्पॉन्सर बन सकते हैं. तो बहुत खलबली मच जाया करती थी कमेटी में, बहुत ज्यादा एक दूसरे के टुवर्ड्स लोग डिप्लोमेटिक मूव्स यूज कर रहे होते थे, डर्टी पॉलिटिक्स कर रहे होते थे. तो स्पॉन्सर्स का पहले सीन होता था, लेकिन ये जो 2009 की अपडेटेड गाइड है इसके अंदर देयर आर नो स्पॉन्सर्स, राइट? तो हम स्पॉन्सर्स अब नहीं लिखते हैं, लेकिन अभी भी कुछ चेयर्स हैं who just want to make the committee interesting, और वो कह देते हैं कि you have to write the signatories. उसके बाद हमने ये ऊपर वाला जो है ये कंप्लीट कर लिया. उसके बाद हम आ जाते हैं, उसके बाद स्टार्ट होते हैं प्रीएम्बल्स, राइट? मैं आपको प्रीएम्बल्स बता देता हूं, ये मैं आपको डॉक्यूमेंट भेजूंगा तो आप यहां से ले सकते हैं. ओके, these are the preambulatory phrases. preambulatory phrases क्या होते हैं? preambulatory phrases ये होते हैं जिनसे आप अपना कोई भी preamble स्टार्ट करते हैं. जैसे let's say we have observed recognizing, right? सबसे पहला जो preamble होता है या पहले 2-3 preamble जो होते हैं, मैं यही एडवाइस करता हूं अपने सारे जो फेलो डेलीगेट्स होते हैं उनसे कि आप कोशिश करें कि आप जो ये रिकॉग्नाइजिंग है ना, ये यूज करें तब आपने किसी भी हवाला देना हो, किसी भी किस्म का हवाला देना हो, कोई भी हवाला देना हो पुरानी यूएन रेजोल्यूशन से, जैसे कि, ठीक है, रिकॉग्नाइजिंग भी हो सकता है और रिकॉलिंग भी हो सकता है. जैसे इन्होंने यहाँ पे रिकॉलिंग दिया है, ठीक है, याद करने के लिए हवाला, ठीक है. रिकॉलिंग इट्स रेजोल्यूशन A3689 of 16 December 1981, the Declaration on Fundamental Principles concerning the contribution of the mass media to strengthening peace and international understanding. इसका टॉपिक है इंटरनेशनल न्यूज फ्लो इम्बैलेंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है. अब देखें, पहले उन्होंने रिकॉलिंग इज अ बेटर टर्म अगर इन्होंने यूज की हुई है ऑब्वियसली, ठीक है. तो पहले इन्होंने कोई रेजोल्यूशन को रिकॉल किया है, उसके बाद इन्होंने कहा है फर्दर रिकॉलिंग द आर्टिकल 19 ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, और वो आगे उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया. तो दे आर स्टिल रिकॉलिंग थिंग्स दैट वर इंपॉर्टेंट और जो कि यूएन कमेटीज में पास हो चुकी हैं या यूएन कन्वेंशंस का हिस्सा है. इससे ये होता है कि चेयर्स हैव दिस इंप्रेशन कि ओके, दिस पर्सन नोज व्हाट दे आर डीलिंग विद, दिस कमेटी नोज व्हाट दे आर डीलिंग विद, ठीक है. तो ये एक अच्छा इंप्रेशन होता है और आपको वैसे भी ये करना चाहिए, ठीक है, अपने डिटरमिन करने के लिए. इसी तरह जो बहुत से टॉपिक्स होते हैं उनमें जो डेफिनेशंस होती हैं वो बड़ी कंट्रोवर्शियल होती हैं, मतलब कि उन पे कोई खास किस्म की जो है वो लिटरली स्टडी नहीं हुई होती है, या फिर यूएन के अंदर भी जो डेफिनेशंस होती हैं, जैसे राइट ऑफ ट्रूथ है. ये मेरी एक कमेटी थी जिसमें टॉपिक था राइट ऑफ ट्रूथ के रिगार्डिंग. तो राइट ऑफ ट्रूथ जो है वो रिकॉग्नाइज तो है, लेकिन बहुत कम अंडरस्टैंडिंग है उसकी, और उस पे जो कह सकते हैं आप डेफिनेशंस प्रेजेंट की गई हैं यूएन की तरफ से, वो भी कोई खास नहीं है. तो उसमें आप कह सकते हैं रियलाइजिंग दैट definition of this certain problem does not exist, या फिर इस तरह से करके आप कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से ये सारे प्रीएम्बल्स यूज कर सकते हैं. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट. जब आप पहले 2 रेफरेंसेस दे लें या 3-4 रेफरेंसेस दे दें, उसके बाद आप प्रॉब्लम्स हाईलाइट करना शुरू हो जाएं. जैसे देखें, इन्होंने पहले 2 रेफरेंसेस दिए हैं
उनके बाद उन्होंने कहा recognizing that the problem of news flow imbalance is that two-way information among countries of a region is either non-existent or insufficient and information exchange between regions of the world is inadequate, right? तो उन्होंने एक प्रॉब्लम को recognize कर दिया. अब ये प्रॉब्लम को उन्होंने recognize किस तरह किया? Obviously कमेटी में डिबेट हुई होगी इस प्रॉब्लम पे, और कमेटी मूव भी इसी पैटर्न पे करते हैं. दिस इज इंपॉर्टेंट टू नो कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू डिस्कस द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, द डेफिनेशंस ऑफ अ सर्टेन प्रॉब्लम, कि ये ओरिजिनेट कैसे हुआ है प्रॉब्लम. उसके बाद यू टॉक अबाउट द प्रॉब्लम इटसेल्फ, राइट, कि इससे फर्दर क्या क्या प्रॉब्लम्स फैले हैं सोसाइटी के अंदर या इंटरनेशनल लेवल पे भी, ठीक है, और उन प्रॉब्लम से आप जनरेट करते हैं उन प्रॉब्लम्स के इफेक्ट्स ऑन सोशियो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट, पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, यू नो. तो आप उन सब पे जो इम्पैक्ट्स हुए हैं एक सर्टेन प्रॉब्लम के या उस प्रॉब्लम से जनरेट हुई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स के जो इम्पैक्ट्स हैं, आप वो क्वालिफाई करवाते हैं कमेटी के अंदर, ठीक है. उसके बाद आप जाते हैं जो कि मोस्ट प्रोबब्ली थर्ड डे पे आप करते हैं सॉल्यूशंस की तरफ, बिकॉज सॉल्यूशंस आर इंपॉर्टेंट इन अ मॉडल यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस. तो आपने अक्सर ये एनालॉजी सुनी हुई होगी इफ यू आर अ पार्लियामेंट्री डिबेटर के कॉज इफेक्ट सॉल्यूशन. तो वही काम आप पूरी कमेटी की प्रोसीडिंग्स में कर रहे होते हैं. पहले आप कॉजेस पे बात कर रहे होते हैं, फिर आप इफेक्ट्स पे उनके बात कर रहे होते हैं, फिर आप सॉल्यूशंस पे बात कर रहे होते हैं. तो इसी तरह आप प्रीएम्बल्स के अंदर प्रॉब्लम्स की बात करते हैं और लिखते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो कि कमेटी में डिस्कस हुई हैं, राइट. सो आई होप कि यहां तक मैं बिल्कुल क्लियर हूं. अब प्रीएम्बल्स का एक खास पैटर्न है कि प्रीएम्बल्स मैंने आपको बता दिया स्टार्ट होंगे. प्रीएम्बल्स कैसे स्टार्ट होंगे? प्रीएम्बुलेटरी फ्रेजेस से, और वो जो फ्रेजेस होंगे वो आप इटैलिक करेंगे, ठीक है. उनका इटैलिक होना लाजमी है उन फ्रेजेस का, और हर प्रीएम्बल खत्म होगा एक कॉमा के साथ. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू विल मिस अ कॉमा, योर होल ड्राफ्ट रेजोल्यूशन कैन बी टेबल्ड, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. तो प्रीएम्बुलेटरी क्लॉजेस पे आई होप सो हमने काफी बात कर ली होगी. या फिर अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल भी करके दिखा देता हूं, ठीक है, preambulatory clause की recalling. Okay, I'm going to make it italic. Okay, recalling जैसे हमारा टॉपिक है, अगर हम बात करें पीस एंड सिक्योरिटी इन दैट स्पेस, तो जैसे ये मैं पढ़ रहा था अभी, तो हम इसमें कह सकते हैं कि ऐसे okay, we are going to copy it. अभी मैं कॉपी कर रहा हूं बिकॉज ऑब्वियसली आई एम नॉट इन अ मॉडल यूनाइटेड नेशंस कमेटी. सॉरी, गलत कॉपी हो गया ये. ओके, okay, sorry, I'm taking a lot of time. I don't know. Yes, okay. Okay, now this is a preamble, right? Recalling a resolution 72250 in which the General Assembly decided to establish a group of governmental experts to consider and make recommendation on substantial elements of an internationally legally binding instrument on the prevention of an arms race बात की है, तो आप इसे डीआर में शामिल कर सकते हैं. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू कैन नॉट इंक्लूड एनीथिंग इन अ ड्राफ्ट रेजोल्यूशन जो कि आपने कमेटी में डिस्कस नहीं की हुई है. दिस इज वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन, क्योंकि बहुत से लोगों को ये लगता है कि इवन इफ कमेटी में वो बात नहीं हुई है तो भी वो डीआर में इंक्लूड कर सकते हैं, जस्ट टू साउंड यू नो फैंसी कह लें, या फिर जस्ट टू साउंड कि उन्होंने
चीजें पढ़ी हुई हैं या फिर दे नो अबाउट स्टफ. नो, यू कैन नॉट इंक्लूड एनीथिंग इन द डीआर जो कि आपने कमेटी में डिस्कस नहीं की है. और इसका मैं काउंट कैसे रखता हूँ? एक अपने साथ छोटा सा जो आपको वहां पर ऑनलाइन एम्बियंस में तो आपको खुद रखना पड़ेगा, लेकिन फिजिकल एम्बियंस में वो आपको प्रोवाइड कर देते हैं. एक नोट पैड रख लें अपने साथ. जैसे ही कोई मोशन पास होता है कमेटी में, तो सिंपल सा आप ये किया करें कि आप उसे जो वो जो सर्टेन मोशन है उसे लिखा करें नोट पैड के ऊपर, और उस मोशन के अंदर डिफरेंट डेलीगेट्स ने जो इंपॉर्टेंट बातें की हैं उनको नोट डाउन कर लिया करें. क्योंकि जब रेजोल्यूशन में, ठीक है, आप चीजें लिख रहे हैं तो आपको पता हो कमेटी में ये बातें हुई हैं और मैं ये बातें लिख सकता हूं या लिख सकती हूं, ठीक है. और इस तरह से आप सही तरह आप सारे वो एलिमेंट्स पुट इन कर सकते हैं जो किसी भी कमेटी में डिस्कस हुए हैं. सेकेंडली, लेट्स टॉक अबाउट लेट्स से हमने प्रीएम्बल्स लिख दिए हैं. हमने 10 प्रीएम्बल्स लिख दिए हैं या प्रीएम्बुलेटरी, ठीक है. उसके बाद हम बात ऑपरेटिव क्लॉजेस आपको विजिबल होगी, वो अब विजिबल है. तो जो प्रीएम्बुलेटरी क्लॉजेस होते हैं उनमें थोड़ी सी चीजें बदलती हैं. नंबर 1, क्लॉजेस में जो आप स्क्रीन लिखी हुई है, ये दिया ऑपरेटिव. मुनीम, आपकी आवाज काफी ज्यादा कट रही है. कैन यू रीसेट योर माइक या फिर रीसेट योर इंटरनेट? ओके, श्योर. ये आप मुझे बता सकते हो कहां से कटना शुरू हुआ है और अब क्या आवाज आ रही है? आप बेहतर आ रही है. The last couple of sentences that you just said, could you repeat that? Just as you were starting Okay, to sure. explain this section that you are at right now. Okay, sure. Before that, am I clear now? Yes, you're far more clear now. Am I audible enough? Yes, you are. Okay. So we were talking about the operative clauses, right? कि operative clauses को आप किस तरह से लिखते हैं, right? हमने preambles की बात कर लिया है. पहली चीज ये कि operatives के अंदर आपको counting का element include करना जरूरी है कि okay, this is going to be our first solution. तो यहाँ पर 1 आपने insert किया, ठीक है. उसके बाद आपने अपना operative clause लिखा, और जैसे हमने बात की थी प्रीएम्बुलेटरी क्लॉजेस के बारे में कि प्रीएम्बुलेटरी क्लॉजेस के कुछ सर्टेन फ्रेजेस होते हैं, उसी तरह से ऑपरेटिव क्लॉजेस के भी कुछ सर्टेन फ्रेजेस होते हैं. जैसे यहां पर ये दिए हुए हैं: एक्सेप्ट्स, अफर्म्स, अप्रूव्स, ऑथराइजेस, कॉल्स फॉर, कॉल्स अपॉन, confirms, considers, etc. तो इन फ्रेजेस को आप ऑपरेटिव क्लॉज स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले लिखते हैं. जैसे हमने प्रीएम्बुलेटरी जो फ्रेज है उन्हें हमने हाईलाइट कर क्या किया था, इटैलिक किया था, वैसे ही हमें ऑपरेटिव क्लॉजेस को भी करना होता है. नाउ हियर कम्स द टेक्निकल पार्ट इन द ऑपरेटिव क्लॉजेस, जहां पर बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. if your operative clause has a sub clause, तो आप अपने ऑपरेटिव के एंड में ये कॉलन डालते हैं, राइट? और अपने जो आपका सब क्लॉज है उसके एंड पर सेमी कॉलन डालते हैं.
ठीक है, लेकिन अगर आपका जो क्लॉज है उसके कोई सब क्लॉज नहीं है तो आप यहां पर ही सेमी कॉलन डालकर उसे खत्म कर देंगे। जैसे ये देखें, जो थर्ड वाला क्लॉज है इसके एंड पर या इसके नीचे कोई सब क्लॉज नहीं है, तो इसके एंड पर सेमी कॉलन डालकर खत्म कर दिया गया है। मैं आपको ये बाद में आता हूं कि फोर्थ वाले के एंड में फुल स्टॉप क्यों है। किसी भी ड्राफ्ट रेजोल्यूशन में फुल स्टॉप नहीं हो सकता है सिवाय आखिरी क्लॉज के। अगर कहीं पर भी ड्राफ्ट रेजोल्यूशन में फुल स्टॉप आ जाए तो वो ड्राफ्ट रेजोल्यूशन उसी वक्त टेबल हो जाता है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात अभी हम कह रहे थे कि अगर तो आपके क्लॉज के, या आपके लिख सकते हैं बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट, अगर आपके क्लॉज के सब क्लॉजेस नहीं है तो आप उस क्लॉज को खत्म करेंगे सेमी कॉलन के ऊपर, और अगर आपके क्लॉज के सब क्लॉजेस हैं तो आप जो क्लॉज है उसे खत्म करेंगे कॉलन के ऊपर, और जो फिर आपका सब क्लॉज है वो खत्म होगा सेमी कॉलन के ऊपर। आई होप आई एम क्लियर अबाउट दैट। आप मुझे चैट में लिख के बता दें कि क्या आपको इस बात की समझ लगी है। एक कंफ्यूजन है कि जी जी अगर एक ज्यादा सब क्लॉजेस हों तो जी जी। लेट्स से फर्स्ट सब क्लॉज है उसको किधर एंड करेंगे अगर उसके बाद एक और सब क्लॉज हो? अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर एक क्लॉज के 4 से 5 सब क्लॉजेस हैं, यही आप पूछना चाह रहे हैं, तो फिर कैसे खत्म करेंगे? जी जी। ओके, तो जो आपका क्लॉज है वो हमेशा फिर कॉलन पे ही खत्म होगा। आपके सब क्लॉजेस जितने भी हैं उन्हें आप सेमी कॉलन पे खत्म करेंगे। आप अगर स्क्रीन पे देखें तो देखें, सब क्लॉज ए सेमी कॉलन पे खत्म हो रहा है, सब क्लॉज बी सेमी कॉलन पे खत्म हो रहा है, सब क्लॉज सी सेमी कॉलन पे खत्म हो रहा है, सब क्लॉज डी सेमी कॉलन पे खत्म हो रहा है, राइट? तो अगर आपके क्लॉज के सब क्लॉजेस हैं तो जितने मर्जी सब क्लॉजेस हैं आप उन्हें हमेशा सेमी कॉलन पे ही खत्म करेंगे और अपने क्लॉज को कॉलन पे खत्म करेंगे। क्लॉज को आप सेमी कॉलन पे हमेशा तब खत्म करेंगे जब आपके पास कोई सब क्लॉजेस नहीं है। अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत कम होता है लेकिन कभी कभार टॉपिक्स की डिमांड के मुताबिक हो जाता है, कि अगर आपके पास एक क्लॉज है और आपके पास उसका एक सब क्लॉज है, उस सब क्लॉज का सब क्लॉज मतलब के इस सब क्लॉज का भी अगर आगे कोई सब क्लॉज है तो फिर आप सब क्लॉज को भी कॉलन पे खत्म करेंगे और इसका जो सब क्लॉज है उसे आप कॉलन पे खत्म करेंगे। मतलब ये कि जब तक एक जो आपके पास स्टेटमेंट है उसकी फर्दर ब्रीफिंग कह लें या उससे फर्दर स्टेटमेंट्स ओरिजिनेट हो रही हैं, तो पहले वाली स्टेटमेंट के एंड पर हमेशा कॉलन ही आता रहेगा और जो उसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन या ब्रीफिंग है उसके एंड पे सेमी कॉलन आता रहेगा। एक मिनट मैं चैट चेक कर लूं, काफी ज्यादा वो आ गए हैं। कुड यू रिपीट योरसेल्फ? यस वी गॉट इट। ओके ओके, दिस इज वेरी कंफ्यूजिंग। मिसबा पहले क्वेश्चन कर लो अपना। बिल्कुल मुनीब भाई, मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर कोई सब क्लॉज का सब क्लॉज हो, लाइक सब क्लॉज, तो उसमें नंबरिंग का भी एक पैटर्न होता है, राइट? मतलब ए बी सी, और कभी हमने रोमन्स में करना होता है, कभी हमने नंबर्स में करना होता है। आप प्लीज ये क्लियर कर दें कि कहाँ पे हमने रोमन नंबर्स के अंदर नंबरिंग करनी है, मतलब किन सब क्लॉजेस में, और बाकी ए बी सी और वो वाला सारा क्लियर कर दें। ओके श्योर, वेट मिनट, मैं आपको प्रैक्टिकली ये करके दिखाता हूँ, शायद आपको समझ आ जाए उस तरीके से। ओके, सो लेट्स से कि हमारा टॉपिक यही है, ठीक है। हमने ये किया कि हमने इस चीज को कॉपी कर लिया, ठीक है। इसको हम कर लेते हैं कॉपी। वेट अ मिनट, करके दिखा देता हूँ। ओके, हमने इसे कॉपी किया, हमने अपने पेस्ट कर लिया। वेट, मेरी फॉर्मेटिंग को पता नहीं क्या हो चुका है। ओके,
लेट्स से हमने ये लिखा कि अर्जिस जो कि लेट्स से अर्जिस जो है वो के एक ऑपरेटिव क्लॉज है, इसलिए हमने अर्जिस को इटैलिक कर लिया। इधर हम डाल लेते हैं कि ये हमारा पहला क्लोज है। लेट्स से urges the establishment of the University of International Communications, which will be based in Geneva, Switzerland, with the following aims. अच्छा, एक और बात, अब हार्वर्ड मन वालों ने ये सैंपल है इसमें ये किया हुआ है, लेकिन आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप किसी सर्टेन कंट्री या किसी सर्टेन इंडिविजुअल यू नो फैकल्टी जिसका कोई रेफरेंस नहीं है यूएन के साथ, उससे जो है वो हाईलाइट ना करें। जैसे मोस्टली लोग कह रहे होते हैं डिस्करेजिंग चाइना ऐसे करके या डिस्करेजिंग यूएसए, नहीं, ये प्रोफेशनल नहीं लगता और उसकी वजह से आई डोंट थिंक सो कि ये करना चाहिए एमयूएन्स के अंदर। अच्छा खैर, विद द फॉलोइंग एम्स, ठीक है। अब तो अगर हम एक मिनट यहां पर हम ये चाहते कि बस ये ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, हमारा ऑपरेटिव यहाँ पे खत्म हो गया है, तो इसके एंड पे आता सेमी कॉलन और हम मूव ऑन कर जाते दूसरे वाले जो है ऑपरेटिव क्लॉज उस पे, ठीक है, सेमी कॉलन के बाद, और दूसरे वाले पे हम कुछ भी लिख देते, ठीक है, और फिर उसके बाद भी सेमी कॉलन, और ऐसे हम तीसरे वाले पे चल जाते, उस पे भी कुछ भी लिख देते और उसे खत्म कर देते, ठीक है। इस तरह हम करते रहते। लेकिन अब इस जो ये वाला जो ऑपरेटिव क्लॉज है ये सेंस नहीं बना रहा है हमारे नजदीक, और हम इसके सब क्लॉजेस ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। सब क्लॉज ऐड करने के लिए फिर आपको ये करना पड़ेगा कि आपको विद द फॉलोइंग एम्स के बाद आप ये सेमी कॉलन लगाएंगे तो दैट इज एन एरर। यू कैन नॉट पुट दिस सेमी कॉलन बिकॉज आपके क्लॉज के अब सब क्लॉजेस मौजूद हैं। तो आप ये करेंगे कि आप एक कॉलन पुट करेंगे इसके गिर्द, और फिर जो ये वाला जो सेमी कॉलन था जो आपने क्लॉज के एंड पे पुट करना था, उसे आप जो है वो उसके सब क्लॉज के एंड पे पुट करेंगे, ठीक है। और इसी तरह दूसरा जब आप क्लॉज लिखेंगे तो उसके एंड पे भी सेमी कॉलन, तीसरा सब क्लॉज उसके एंड पे भी सेमी कॉलन, चौथा सब क्लॉज उसके एंड पे भी सेमी कॉलन। आई होप अब आपको समझ लगी है। मुझे प्लीज काइंडली चैट में बताएं। मिसबा, मैं आपके क्वेश्चन को डील करता हूं, ये एक बार ये सारा समझ लें लोग ताकि वो फर्दर कंफ्यूज ना हो जाए। Understood, it's clear, yeah, now it is clear. Okay, I hope सबको समझ लग गई अब। अच्छा मिसबा, जहां तक आपका क्वेश्चन है कि लेट्स से ये जो सब क्लॉज है हमारा बी वाला, ठीक है, इस सब क्लॉज का भी सब क्लॉज कोई एग्जिस्ट कर रहा है। मुश्तबा, मैं आपका क्वेश्चन लेता हूं मिसबा से डील करना। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली ये करेंगे कि हम ये भी यूज कर सकते हैं। हम वैसे मैं यही प्रेफर करता हूं कि आप रोमन्स यूज करें, ठीक है। रोमन्स यूज करेंगे आप जब, तो फिर आपका ये वाला जो सब क्लॉज है, ठीक है, इसके भी एंड पर जो है वो कॉलन आ जाएगा, और फिर इसके जो सब क्लॉज हैं उनके एंड पे जो है वो सेमी कॉलन आने लग पड़ेंगे, ठीक है, ऐसे करके। तो जब तक आपकी कोई स्टेटमेंट जो है वो फर्दर एक्सप्लेन हो रही है, फर्दर खुल रही है अपने आप में, ठीक है, तो आप उसका एंड जो है वो कॉलन से करते रहेंगे और उसकी एक्सप्लेनेशन जो है उसको आप सेमी कॉलन से खत्म करते रहेंगे। मिसबा, मेरी बात समझ लगी अब? बिल्कुल नहीं मुनीब भाई, मुझे समझ आ गया। हाँ, वैसे मैं प्रेफर यही करता हूं कि आप सब क्लॉज के सब क्लॉजेस ना बनाएं क्योंकि थोड़ा वियर्ड लगता है। अच्छा मुश्तबा, आपका कोई क्वेश्चन है, पूछो। हाँ जी, मेरा ये क्वेश्चन है कि ये सेमी कॉलन और कॉलन की मुझे समझ आ गई, लेकिन कॉमा कहाँ पे लगाना है वो मुझे भूल गया। हाँ, वो कोई मसला नहीं है। वो जब मैं आपको ये सेंड करूंगा, आप ये हार्वर्ड मन डेलीगेट गाइड जो है, ठीक है, इसके अंदर हर चीज है। इसके अंदर रूल्स एंड प्रोसीजर्स बताए हुए हैं। अगर आप कहीं भी कंफ्यूज होते हैं वर्किंग के पेपर कैसे बनाते हैं तो आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा, वो कोई मसला नहीं है। लेकिन हाँ, जो आपकी
ये देखें, ये जो है ना, अब अर्जेस जो लिखा हुआ है आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, ये हमने कहा था कि ये ऑपरेटिव क्लॉजेस है। इनसे ऊपर अगर हम जाएं तो हमारे पास प्रीएम्बेटरी क्लॉज है जिनमें हम प्रॉब्लम्स की आइडेंटिफिकेशन कर रहे थे, ठीक है। तो उसके एंड पर आता है कॉमा, राइट, ठीक है। तो ये ऐसे करते हैं कि प्रीएम्बल्स के एंड पे कॉमास आते हैं और ऑपरेटिव्स के एंड पे क्या, कब कॉलन आता है और कब सेमी कॉलन आता है, वो मैंने आपको बता दिया है। आई होप आई एम क्लियर नाउ। आप चार्ट में काइंडली मुझे लिखकर बताएं। अच्छा, तो सबको समझ आ गई है, थैंकफुली। अच्छा, पहले ये हुआ करता था कि जब पूरी ड्राफ्ट रेजोल्यूशन हो जाती थी ना, तो उसके एंड पे एक स्टेटमेंट सी आती थी। उस स्टेटमेंट का मैं आपको समरी बता देता हूँ। वो ये होती थी कि हमें मैटर जो जिस पे डिस्कशन हुई है ना, उससे फ्यूचर में भी इंटैक्ट रहना है, ठीक है। लेकिन अब वो खत्म कर दिया है। लाइक अब जो आपका आखिरी ऑपरेटिव होता है ना, उस ऑपरेटिव के एंड पे ही आप डॉट लगा देते हैं, फुल स्टॉप लगा देते हैं, डॉट नहीं फुल स्टॉप लगा देते हैं। पूरी ड्राफ्ट रेजोल्यूशन में एक फुल स्टॉप आता है। लेट्स से हमने यहाँ पे इंसर्ट कर लिए 11 10 ऑपरेटिव, ठीक है। 10 ऑपरेटिव्स इंसर्ट करने के बाद जो एंड वाला ऑपरेटिव है उसके, लेट्स से वो है 12वां ऑपरेटिव, ठीक है। उसके एंड पे आप ऐसे ऑपरेटिव लिखेंगे और उसके एंड पे फुल स्टॉप लगाएंगे। पूरी ड्राफ्ट रेजोल्यूशन में सिर्फ एक फुल स्टॉप आता है और वो आता है एंड में, राइट, ठीक है, जब ड्राफ्ट रेजोल्यूशन को आप खत्म करते हैं। इसके अलावा ड्राफ्ट रेजोल्यूशन, आई होप आपको समझ आई होगी। हाँ, एक टेक्निकल आपको ग्राउंड बता देता हूं कि किसी भी ड्राफ्ट रेजोल्यूशन में अगर लेट्स से 11 प्रीएम्बल्स हैं, तो एक डिसेंट काउंट ये है कि उसमें 12 ऑपरेटिव क्लॉजेस हो। फिर वो जो बैलेंस अब नहीं होता। कुछ रेजोल्यूशन होती हैं कि उसमें 4 प्रीएम्बल्स होते हैं और 36 ऑपरेटिव्स होते हैं। नहीं, जब तक आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं किया है तो आप उसका सोल्यूशन कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। ये लॉजिकली कोहेरेंट नहीं है बात, ठीक है। लेट्स से अगर आपने 12 जो है वो प्रीएम्बल्स लिखे हैं, तो आप 13 ऑपरेटिव्स लिखें। दैट्स अ डिसेंट काउंट अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है, और करना भी यही चाहिए। तो आई होप आपको ड्राफ्ट रेजोल्यूशन जो है वो अब अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर ड्राफ्ट रेजोल्यूशन के ऊपर पहले तो आप ये चैट में बता दें कि आपको समझ आ गई है ड्राफ्ट रेजोल्यूशन की या नहीं। चैट में काइंडली टाइप करते हैं। अगर किसी को नहीं समझ आई तो वो हैंड रेस करें, मैं उससे जो है वो उसे वो फिर मुझसे क्वेश्चन कर ले। आई थिंक मोस्टली लोगों को समझ आ गया है। सैयद जवाद इज सेइंग सिग्नेटरीज, आई डोंट नो व्हाट डज दैट मीन। क्या आपको सिग्नेटरीज की समझ नहीं लगी है या क्या बात है? आप काइंडली मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन उससे पहले मुश्तबा कमर कुछ पूछना चाह रहे हैं। मुश्तबा जी बताओ। अच्छा मुनीब भाई, ये ड्राफ्ट रेजोल्यूशन की समझ आ गई है। मुझे ना डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड पूछना था कि डायरेक्टिव क्या होता है? वो सिर्फ क्राइसिस कमेटी के लिए होता है या फिर इसी को कहते हैं?
जी मुश्तबा, डायरेक्टिव्स जो हैं वो थोड़ी डेंस चीज है, तो क्योंकि जो ग्रामन है उस पे कोई क्राइसिस कमेटी नहीं है हमारे पास, तो कोई भी ऐसा एमयूएन जिसमें कोई क्राइसिस कमेटी होगी तो हम डायरेक्टिव्स पे जो तफसीली 1-1.5 घंटे की बात है वो तब कर लेंगे, क्योंकि डायरेक्टिव्स जो है वो सिर्फ क्राइसिस कमेटी में होते हैं। जो डायरेक्टिव्स का ताल्लुक है वो बाकी कमेटीज से बहुत कम होता है, बल्कि होता ही नहीं है, तो वो हम डील कर लेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। अच्छा सही, जवाब आपका कोई क्वेश्चन है? वैस आपका माइक ओपन है, आप कुछ मुनीब भाई, ये सिग्नेटरीज बनने का मतलब क्या होता है? मतलब मैं एक टॉपिक का या किसी भी रेजोल्यूशन का सिग्नेटरी बन गया तो मैंने किया क्या, मतलब? पूछना चाहते हैं? हाँ, मैंने ये पहले भी बता दिया है कि बहुत से लोगों को ये गलत फहमी है कि जो सिग्नेटरी होते हैं वो बेसिकली उस डॉक्यूमेंट से या फिर उस रेजोल्यूशन से अग्री कर रहे होते हैं। इट्स नॉट द केस। You just have to be a signatory of a certain document in order to discuss that document. बहुत सी कमेटीज में ये रूल अप्लाई होता है कि you need 2/3 signatories या 2/3 delegates of the committee to be to present this document on the floor, right? तो सिग्नेटरी आपको हर डॉक्यूमेंट का बन जाना चाहिए, बिकॉज इट अलाउज यू टू लाइक डिबेट अपॉन दैट सर्टेन डॉक्यूमेंट। तो सिग्नेटरी ये होता है बस। जवाद आपको समझ आ गई है? अच्छा, जवाद ने कहा कि उन्हें समझ आ गई है। अवैस, काइंडली आप अपना माइक म्यूट कर लें तो दैट वुड बी वंडरफुल। मोहम्मद अवैस, थैंक यू अवैस। अच्छा, तो हमने यहाँ पर डीआर की बात कर ली, ड्राफ्ट रेजोल्यूशन क्या होती है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, एक मिनट उससे पहले मैं चैट चेक कर लूं। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ डीआर? ओके, डीआर बेसिकली जो होती है वो किसी भी कॉन्फ्रेंस के एंड में प्रेजेंट की जाती है। अब मैं आपको ये भी बता देता हूं कि प्रेजेंट करने का प्रोसीजर क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले ड्राफ्ट रेजोल्यूशन बनाई जाती है, कमेटी जैसे चल रही होती है, उसके साथ साथ कुछ लोग डीआर पहले दिन से बनाना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। बट आई डोंट थिंक सो इट्स फिजिबल, क्योंकि थर्ड डे तक जाते जाते कमेटी इवॉल्व कर चुकी होती है और ज्यादा इंपर्टिनेंट इश्यूज जो है वो कमेटी में इमर्ज हो चुके होते हैं। ऐसा होता है कैम्यून के अंदर, जैसे हमने पहले भी बात की है 2 से 3 सेशंस में, कि एमयूएन्स के अंदर सर्टेन ब्लॉक्स बन जाते हैं। लेट्स ट्राई टू इमेजिन दिस, राइट। लेट्स से आपका जो कमेटी में जो टॉपिक है वो आ गया है सीरिया के ऊपर, ठीक है। अब सीरिया की सिचुएशन के ऊपर यूएसए का अलग स्टांस है, ठीक है। इजराइल जो है वो उसका एलाई है, उसका अलग स्टांस है। सऊदी अरब का स्टांस जो है वो उन दोनों के साथ मर्ज करता है। ईरान का जो स्टांस है वो उनसे कॉन्ट्राडिक्टरी है, ठीक है। तुर्की जो है वो ईरान के साथ खड़ा है उस मौजू पर, ठीक है। और सीरिया के अंदर एटलीस्ट, ठीक है, जो रशिया के स्टांसेस हैं वो भी कुछ सर्टेन है। इन स्टांसेस को देखते हुए उस टॉपिक के ऊपर ये आपको बहुत सिंपली पता चल जाएगा, क्योंकि आप गूगल पे अगर ऐसे टॉपिक अपना कंट्री और एलाइज भी लिखे ना गूगल के ऊपर, तो आपको गूगल बता देता है कि आपके एलाइज कौन कौन से हैं, या बेस्ड ऑन द पास्ट यूएन डॉक्यूमेंट्स आप वो निकाल कर, अगर आपको बहुत अच्छी रिसर्च करनी है तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि पास्ट यूएन डॉक्यूमेंट्स निकालें, उन पर देखें कि इस डॉक्यूमेंट के ऊपर किस किस कंट्री ने वोट किया है और किस किस कंट्री ने वोट नहीं किया है, ठीक है। तो उस बेस के ऊपर आपको पता चल जाता है कि इस टॉपिक के फेवर में कौन कौन है, इस टॉपिक के अगेंस्ट कौन कौन है, और ये तमाम चीजें, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपका कंट्री कमेटी में कहां स्टैंड कर रहा है। बेस्ड अपॉन दो स्टांसेस आपके जो है वो कमेटी में सर्टेन ब्लॉक्स बन जाते हैं। लेट्स से 2 ब्लॉक्स, 3 ब्लॉक्स, कभी कभार ह्यूमैनिटेरियन कमेटीज में एक ही ब्लॉक होता है, मतलब पूरी कमेटी एक टॉपिक पे जो है वो इकट्ठे बैठी होती है, ठीक है। और कभी कभार ये एज अ डिप्लोमेट
आपको ये करना पड़ता है, ठीक है। लेट्स से जैसे आप कनाडा है, ठीक है, और आप एक ब्लॉक को लीड कर रहे हैं और आप एज कनाडा फ्रांस और मुस्लिम कंट्रीज को इस्लामोफोबिया के टॉपिक पे इकट्ठे बिठा देते हैं। आप ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि फ्रांस इज अ गुड डेलीगेट, ठीक है, आप फ्रांस को किसी तरह अपने डिप्लोमेटिक स्टाइल से कन्विंस कर लेते हैं, ठीक है, कि नहीं हम थोड़ी कंसेशंस देंगे, थोड़ी कंसेशंस आप दें, यार कमेटी में इतनी ज्यादा क्यों बनानी है आपने, जो है वो ब्लॉक्स इतने ज्यादा क्यों बनाने हैं, मिलकर कर लेते हैं, ठीक है। जो कमेटी को आगे लेके चलने का प्रोसेस है वो मिलकर तय कर लेते हैं, ठीक है। तो इसी तरह आपको कुछ कंसेशंस देनी पड़ती हैं, कुछ कंसेशंस लेनी पड़ती हैं, लेकिन इस सारे प्रोसेस में मेक श्योर ऑफ वन थिंग दैट आप रूट ना हो किसी से, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द डेकोरम, टू मेंटेन द ह्यूमन डिसेंसी। कभी कभार हो जाता है एमयूएन्स में कि आप हाइपर हो जाते हैं, लड़ाइयां हो जाती हैं एमयूएन्स में, ठीक है। कभी कभार आपको कहना पड़ता है कि आई एम रशिया, सोमालिया, याद है तुम्हें मैंने तुम्हें कितनी एड दी थी। तो ये तमाम डिप्लोमेटिक टैक्टिक्स चलते रहते हैं एमयूएन के अंदर। अच्छा, बेस्ड अपॉन दोस ब्लॉक्स, ठीक है, आप ये करते हैं कि आप सर्टेन रेजोल्यूशंस प्रेजेंट करते हैं और उन रेजोल्यूशंस में एक वाजिया प्रिंसिपल दिखाई देना चाहिए कि अगर कमेटी में 2 ब्लॉक्स हैं तो वो क्यों हैं। क्योंकि बहुत बार ये चेयर्स क्वेश्चन करते हैं फिर कि अच्छा आप लोगों की आधे से ज्यादा बातें तो एक दूसरे से लाइक सिमिलर है, ठीक है, वो लिटरली मतलब आप एक ही प्रिंसिपल, एक ही स्टांस पे खड़े हैं, तो 2 ब्लॉक्स क्यों है कमेटी में? ये 2 ब्लॉक्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ ब्लॉक्स हैं या वाकई कोई कॉन्ट्रडिक्शन है? तो आपको डीआर में वो कॉन्ट्रडिक्शन दिखानी चाहिए, आपको बताना चाहिए कि हम दूसरे ब्लॉक से डिफरेंट क्यों हैं, अपनी प्रॉब्लम्स की आइडेंटिफिकेशन में, अपने सॉल्यूशंस में, या कैसे भी करके, राइट। तो डीआर आपको कमेटी में आपके ब्लॉक को एक सर्टेन प्रिंसिपल के ऊपर स्टैंड करवाता है। पहला तो डीआर का बेनिफिट ये है। दूसरा डीआर ये करता है, ड्राफ्ट रेजोल्यूशन ये करता है कि पूरे 3 दिन का जो आपने डिबेट किया है, जो प्रॉब्लम्स निकाली हैं, उनके जो सॉल्यूशंस निकाले हैं, वो सब कुछ आप डीआर में ऐड करते हैं। तो एक कमेटी में क्या कुछ हुआ है, ये अगर आपको इसका निचोड़ निकालना हो तो आप सिंपली डीआर पढ़ लें कि हाँ कमेटी में ये हुआ है, ठीक है, ये इसकी प्रोसीडिंग्स ऐसे मूव ऑन की हैं, ये प्रॉब्लम्स डिस्कस हुए हैं, ये सॉल्यूशंस डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है, और ये हमारे पास ड्राफ्ट रेजोल्यूशन आ गया। तो ऐसे ही ड्राफ्ट रेजोल्यूशन जो है उसके फायदे ये होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपको अब ड्राफ्ट रेजोल्यूशन का पता चल गया। अब ड्राफ्ट रेजोल्यूशन ऐसे प्रेजेंट की जाती है कि तीसरे दिन पे कोई उठता है, कोई डेलीगेट, जैसे मैंने आपको सिखाया है कि मोशन कैसे रेस करते हैं, ठीक है, वो कहता है, वो जो है वो मोशन रेस करता है टू प्रेजेंट द डीआर या फिर टू इंट्रोड्यूस द डीआर, ठीक है। जब वो इंट्रोड्यूस करता है टू इंट्रोड्यूस डीआर 1.0, 1.1, 1.2 साइमल्टेनियसली, ठीक है, फिर जो चेयर है वो खुद डीआर पढ़ लेता है या वो किसी डेलीगेट को कहता है कि मोस्टली जिसने जो मोशन रेस किया होता है, ठीक है, कि आप ये डीआर पढ़ दें, ठीक है, वो पढ़ते हैं डीआर। उसके बाद जो है कभी कभार एक ही मोशन रेस हो जाता है कि टू प्रेजेंट या इंट्रोड्यूस द डीआर एंड टू डिस्कस इट। कभी कभार अलग अलग मोशन होता है कि बाद में डिस्कशन का मोशन रेज होता है, उस डिस्कशन के अंदर जो है वो फिर आप डीआर को डिस्कस करते हैं कि ओके दिस इज डीआर 1.0, इसमें ये मसले हैं या इसके ये फायदे हैं, व्हाई दिस डीआर इज गुड इनफ टू बी पास्ड। आप कमेटी को सॉर्ट ऑफ इंगेज करने की कोशिश करते हैं कि व्हाई आर डीआर इज बेटर देन अदर डीआर, ठीक है। ये बेसिकली डिस्कशन जारी होती है डीआर के ऊपर, ठीक है। उसके बाद डीआर में, क्योंकि पाकिस्तान में मोस्टली 3 डे कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, तो 3 डे कॉन्फ्रेंस के अंदर आखिरी मिनट पे जाके डीआर हार्डली पास हो रहा होता है। तो पाकिस्तान में जो अमेंडमेंट का कल्चर है वो इतना प्रेवलेंट नहीं है, लेकिन डीआर में ऑब्वियसली अमेंडमेंट्स भी हो सकती हैं। अमेंडमेंट्स ये होती हैं कि जब हाउस या फ्लोर ओपन होता है तो आप एक मोशन रेस करते हैं, ठीक है, और अमेंडमेंट के ऊपर आपको जो मॉडरेटर होता है या चेयर होता है उसका अप्रूवल चाहिए होता है, और कमेटी में 2/3 मेजॉरिटी से जो आप अमेंडमेंट कर रहे होते हैं, अमेंडमेंट एक पेपर पे करते हैं आप, मतलब एक पेज पे लिखते हैं आप अमेंडमेंट के, लेट्स से मैं पूरी डीआर से सहमत हूं, मुझे कोई मसला नहीं है,
ठीक है। लेकिन ये जो क्लॉज नंबर 7 है ना, इसका सब क्लॉज जो बी है, मुझे उससे प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसको जो अमेंडमेंट होगी ना, ठीक है, हबीबुल्ला मैं आपके क्वेश्चन से डील करता हूं, 1 मिनट। जो अमेंडमेंट होगी ना, आप वो लिखेंगे और आपको 2/3 मेजॉरिटी का वोट्स चाहिए कमेटी के अंदर, ठीक है, उस अमेंडमेंट को डीआर का हिस्सा बनाने के लिए। ये होता कब है? ये मोस्टली तब होता है कि जब आपको नजर आ रहा हो कि ओके, माय डीआर इज नॉट गोइंग टू पास, दूसरे ब्लॉक की डीआर पास हो रही है। द बेस्ट मूव आई कैन पुट फॉरवर्ड इज कि मैं दूसरे ब्लॉक की डीआर में कोई अमेंडमेंट करवा दूं जो कि एक रेलेवेंट अमेंडमेंट हो मेरी कंट्री के स्टांस के साथ। तो बेसिकली अमेंडमेंट्स तब होती है, या आप दूसरे जो ग्रुप है उससे जो है वो डील कर लेते हैं कि ठीक है तुम्हारी डीआर पास होगी, ठीक है, उसमें एक अमेंडमेंट मेरी आपको मेरा साथ देना होगा अप्रूव करवाने के लिए, ठीक है। तो ऐसे ऑब्वियसली कमेटी में जब आप जाएंगे आपको चीजें मजीद समझ लगती रहेंगी, वो अमेंडमेंट होती है, ठीक है। फिर डीआर पे जो है वो वोटिंग होती है, ठीक है। उसके बाद डीआर के ऊपर वोटिंग का प्रोसीजर ये होता है कि जब स्टार्ट में ही आपसे पूछा जाता है, और मोस्टली पूछा जाता रहता है